हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस क्वेश्चन पेपर के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस क्वेश्चन पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस क्वेश्चन पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, सीरीज में सबसे पहले दिया गया है 2, 2 के बाद में दिया गया है 6, 6 के बाद में दिया गया है 12, 12 के बाद में दिया गया है 20, 20 के बाद में दिया गया है 30 और 30 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए। एक बार इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस सीरीज को सोल्व किया गया है कैसे। सबसे पहले देखिए सीरीज में दिया गया है 2, 2 से कितना बन रहा है 6, तो 2 से 6 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 2 के अंदर क्या कर दें +4 कर दें तो 2 और 4 मिलकर बन जाएगा 6। फिर देखिए 6 से कितना बन रहा है 12, तो 6 से 12 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 6 के अंदर क्या कर दें +6 कर दें तो 6 और 6 मिलकर बन जाएगा 12। फिर देखिए 12 से कितना बन रहा है 20, तो 12 से 20 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 12 के अंदर क्या कर दें +8 कर दें तो 12 और 8 मिलकर बन जाएगा 20। फिर देखिए 20 से कितना बन रहा है 30, तो 20 से 30 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 20 में क्या कर दें +10 कर दें तो 20 और 10 मिलकर बन जाएगा 30। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 30 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी कैसे ज्ञात करेंगे तो वो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या हुआ है +4, उसके बाद में क्या हुआ है +6, उसके बाद में क्या हुआ है +8, उसके बाद में क्या हुआ है +10। अब आगे क्या होगा, यानी कि सभी में प्लस हुआ है तो आगे भी प्लस होगा। कितना प्लस होगा तो वो देखिए मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले +4 हुआ, उसके बाद में +6 हुआ, तो 4 से 6 बनेगा कैसे। यदि 4 में हम क्या कर दें +2 कर दें तो 4 और 2 मिलकर बन जाएगा 6। फिर देखिए 6 के बाद में कितना प्लस हुआ +8, तो 6 से 8 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 6 में क्या कर दें +2 कर दें तो 6 और 2 मिलकर बन जाएगा 8। फिर देखिए 8 से कितना प्लस हुआ, तो 8 से प्लस हुआ कितना +10। अब 8 से 10 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 8 के अंदर भी क्या कर दें +2 कर दें तो 8 और 2 मिलकर बन जाएगा 10। अब इसी प्रकार से हम 10 से अगली संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं कैसे, यानी कि सभी में +2 हुआ है तो 10 से अगली संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे 10 में भी +2 कर देंगे तो 10 और 2 मिलकर बन जाएगा 12, यानी कि 10 के बाद में संख्या प्लस होगी 12।
अब हमें क्या करना है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या ज्ञात करनी है। तो मेरे भाई प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? यदि हम इस 30 के अंदर क्या कर दें मेरे भाई, इस 30 के अंदर यदि हम +12 कर दें तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो ध्यान से देखिए, 30 के अंदर हम +12 कर देंगे तो 30 और 12 मिलकर बन जाएगा 42। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 42, जो कि हमें दी गई है ऑप्शन सी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ में देखिए, आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये, यानी कि 99 रुपये की फीस के अंदर आपको एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर फुल सॉल्यूशन के साथ में रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई लगभग सभी क्वेश्चन आपको इसी मास्टर पीडीएफ सेट में से देखने को मिलेंगे। और इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है तो वो भी देखिए मेरे भाई। यहाँ पर देखिए, इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 11,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे जीके, जीएस, साइंस और करंट अफेयर्स के, ठीक है। इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे इंग्लिश के। और मेरे भाई इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के। और सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से है। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 15 का संबंध है 50 के साथ में और 19 का संबंध है 62 के साथ में, उसी प्रकार से 13 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 15 से यहाँ पर 50 कैसे बना है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से समझिए, देखिए यहाँ पर 15 से 50 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले तो मेरे भाई इस 15 का किया गया है 3 गुना। तो यहाँ पर देखिए 15 का 3 गुना करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 15 3 45 और 45 से 50 बनाने के लिए इस 45 के अंदर क्या किया गया है, +5 करके यहाँ पर लिखा गया है 50। और ध्यान से देखिए 50 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब मेरे भाई इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 19 से 62 यहाँ पर सेम इसी प्रकार से बना है क्या। तो 19 से यहाँ पर 62 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस 19 का हम करेंगे 3 गुना। तो यहाँ पर देखिए 19 का 3 गुना करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 19 3 57। और मेरे भाई 57 के अंदर भी हम क्या कर देंगे, +5 कर देंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 57 और 5 मिलकर बन जाएगा 62। और यहाँ पर देखिए 62 आप सभी के सामने दिया भी गया है। तो
तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर आप आसानी से बता दोगे कि 13 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आंसर हम यहाँ पर आसानी से बता सकते हैं कि 13 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई 13 से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी कैसे ज्ञात करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले तो इस 13 का हम क्या करेंगे, जिस प्रकार से सभी का 3 गुना किया गया है तो इस 13 का भी हम क्या कर देंगे 3 गुना कर देंगे। तो यहाँ पर बन जाएगा 13 तिये 39। ठीक है, और मेरे भाई सभी में +5 किया गया है तो 39 में भी क्या कर देंगे +5 कर देंगे। तो 39 और 5 मिलकर बन जाएगा 44। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 44। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 44 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है, तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, किसी निश्चित कोड भाषा में भाग प्लस को प्रदर्शित करता है, माइनस गुणा को प्रदर्शित करता है, प्लस भाग को प्रदर्शित करता है और गुणा माइनस को प्रदर्शित करता है, तो दी गई समीकरण का मान ज्ञात करें। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस समीकरण को इस प्रश्न के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे तो इस समीकरण का मान क्या आएगा। मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। अब आसानी से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए, और सेम इसी प्रकार से आपको क्या करना है, इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना है। यहाँ पर देखिए प्रश्न में आपको स्पष्ट बोला गया है कि किसी निश्चित कोड भाषा में भाग प्लस को प्रदर्शित करता है, यानी कि भाग के स्थान पर हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। फिर देखिए आगे बोल रहा है कि माइनस गुणा को प्रदर्शित करता है, तो मेरे भाई माइनस के स्थान पर हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। आगे बोल रहा है कि प्लस भाग को प्रदर्शित करता है, तो मेरे भाई प्लस के स्थान पर हम क्या कर देंगे भाग कर देंगे। और मेरे भाई लास्ट में बोल रहा है कि गुणा माइनस को प्रदर्शित करता है, तो गुणा के स्थान पर हम कर देंगे माइनस। और बोल रहा है कि जो नया समीकरण बनेगा उस समीकरण का मान क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बनाएंगे नया समीकरण। कैसे, देखिए सबसे पहले 6, उसके बाद में गुणा, गुणा दर्शाता है किसको माइनस को, तो यहाँ पर कर देंगे माइनस। फिर क्या है 20, यहाँ पर लिख देंगे 20। उसके बाद में क्या है भाग, भाग प्रदर्शित करता है किसको प्लस को, तो यहाँ पर हम कर देंगे प्लस। फिर क्या है 5, यहाँ पर लिखेंगे 5। उसके बाद में क्या है माइनस, माइनस प्रदर्शित करता है किसको गुणा को, तो कर देंगे गुणा। फिर क्या है 25, यहाँ पर लिख देंगे मेरे भाई 25। उसके बाद में क्या है प्लस, प्लस प्लस प्रदर्शित करता है किसको भाग को, तो यहाँ पर हम कर देंगे भाग। और इसके लास्ट में क्या है 5, तो यहाँ पर लिख देंगे 5। अब इस समीकरण को सोल्व करके इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो मेरे भाई इस समीकरण के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सोल्व करेंगे भाग को। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे 5 को यानी कि 25 को क्या कर देंगे 5 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये चला जाएगा 5 25 है। और मेरे भाई यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है 6, उसके बाद में माइनस का 20, फिर क्या बच रहा है मेरे भाई +5 और फिर क्या है गुणा। अब यहाँ पर देखिए भाग करने के बाद में हम क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 और 5 का आपस में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई सबसे पहले क्या है 6, उसके बाद में क्या है -20, फिर क्या है प्लस। अब 5 और 5 का आपस में गुणा करेंगे तो बन जाएगा 5 25। ठीक है, अब गुणा करने के बाद में प्लस प्लस की संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे और माइनस की संख्या को घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए प्लस का 6 है और प्लस का 25 है, तो 6 और 25 मिलकर बन जाएगा 31। यहाँ पर क्या बच रहा है माइनस का 20, तो 31 में से हम क्या कर देंगे -20 कर देंगे। तो मेरे भाई 31 में से 20 चला जाएगा, कितना बचेगा 11। यानी कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो इसका मान आएगा 11, जो कि हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको एग्जाम के अंदर गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से
सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 12 से यहाँ पर 144 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 12 से यहाँ पर 144 बना है उसी प्रकार से यहाँ पर हम बताएंगे कि 15 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से समझिए इस प्रश्न को कैसे सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 12 से यहाँ पर 144 कैसे बना है। तो 12 से यहाँ पर 144 बनाने के लिए क्या किया गया है मेरे भाई, इस 12 का किया गया है स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 12 का स्क्वायर होता है 144। और ध्यान से देखिए यहाँ पर 144 आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 15 के अंदर और 15 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या मेरे भाई, सेम इस 12 की तरह इस 15 का भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 15 का स्क्वायर होता है 225। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 225। और ध्यान से देखिए 225 में दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं ज्ञात करें। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करने के लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक है और यदि ये ट्रिक आपको याद है तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ट्रिक क्या है तो देखिए मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से समझिए। जब भी आपको इस तरह की आकृति दिखाई दे, याद रखना ऐसी एक आकृति के अंदर कितने त्रिभुज होते हैं, 8 त्रिभुज होते हैं। अब आपको क्या करना है, इस तरह की आकृति इस बड़ी वाली आकृति में देखना है और पता करना है कि इस तरह की आकृति बड़ी वाली आकृति में कितनी दी गई है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस बड़ी वाली आकृति में इस तरह की आकृति यहाँ पर देखिए एक तो ये बन रही है, ध्यान से देखिए मेरे भाई एक आकृति ये बन रही है, हाँ सर बिल्कुल बन रही है। इसी प्रकार से हम कलर चेंज करते हैं, यहाँ पर देखिए मेरे भाई यहाँ पर देखिए ध्यान से इसी प्रकार से एक इसी टाइप की आकृति इस तरफ ये वाली बन रही है। क्या इन दोनों आकृतियों के अलावा कोई अन्य आकृति ऐसी बन रही है, तो नहीं सर ऐसी केवल 2 आकृति बन रही है। अब मेरे भाई एक आकृति में कितने त्रिभुज होते हैं, 8 होते हैं। तो 2 को हम क्या कर देंगे, 8 से गुणा कर देंगे तो बन जाएगा 8 दूना के 16। फिर ध्यान से देखिए मेरे भाई यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज ये बन रहा है, बोलो बन रहा है, हाँ सर बिल्कुल बन रहा है। इसी प्रकार से मेरे भाई यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज ये बन रहा है, कितने हो गए 2। इसी प्रकार से नीचे देखिए 2 त्रिभुज नीचे भी बन रही है, एक त्रिभुज ये बन रहा है और दूसरा त्रिभुज ये बन रहा है। 2 त्रिभुज नीचे 2 ऊपर, कितने हो गए 4 है। तो 16 के अंदर हम क्या कर देंगे +4 कर देंगे। क्या इतने ही त्रिभुज है, नहीं मेरे भाई ध्यान से देखिए इस आकृति को, इस आकृति में 2 आकृतियों को मिलाने पर भी त्रिभुज बन रहा है। कौन सा, ध्यान से देखिए यदि हम इन दोनों आकृतियों को मिलाएं तो इन दोनों आकृतियों से एक त्रिभुज बनेगा ये वाला,
ठीक है। इसी प्रकार से इसके जस्ट ऊपर एक त्रिभुज बनेगा। यहाँ पर देखिए ये वाला, क्या इन दो के अलावा कोई अन्य त्रिभुज बन रहा है? बिल्कुल नहीं बन रहा है। तो दो त्रिभुज ये हो गए मेरे भाई। इसके अंदर हम क्या कर देंगे? +2 और कर देंगे। क्या इन सभी के अलावा कोई अन्य त्रिभुज है? बिल्कुल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? इन सभी को यहाँ पर टोटल कर लेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 16 और 4 हो जाएगा 20, 20 और 2 कितना हो जाएगा? 22। यानी कि हमारे सामने जो ये वाली आकृति दी गई है, इस आकृति के अंदर टोटल 22 त्रिभुज हैं। और ध्यान से देखिए 22 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है? ऑप्शन ए प्रतिरोध का, ऑप्शन बी है आवेश का, ऑप्शन सी है विभवांतर का और ऑप्शन डी है धारा का। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या है? ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी है वोल्ट, ऑप्शन सी है केल्विन और ऑप्शन डी है वॉट। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि शक्ति की इकाई होती है वॉट। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक या यूनिट का उपयोग किया जाता है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि ध्वनि को किस इकाई की सहायता से मापा जाता है या फिर ध्वनि को किस में मापा जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि ध्वनि को मापा जाता है डेसिबल में। ठीक है, तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? ऑप्शन ए ऊर्जा को, ऑप्शन बी है वेग को, ऑप्शन सी है बल को और ऑप्शन डी है शक्ति को। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आप सभी से पूछा गया है कि किसे जूल में मापा जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि ऊर्जा को मापा जाता है जूल में। ठीक है, तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए
और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होती है? ऑप्शन ए शक्ति की इकाई, ऑप्शन बी है घनत्व की इकाई, ऑप्शन सी है कार्य की इकाई और ऑप्शन डी है बल की इकाई। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। और मेरे भाई ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि कार्य की इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होती है। ठीक है, तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। एथेनॉल का एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि एथेनॉल का एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन है ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऑप्शन बी है रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑप्शन सी है अवक्षेपण अभिक्रिया और ऑप्शन डी है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया को कहा जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की मेजबानी किस राज्य ने की थी? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश राज्य ने, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश राज्य ने, ऑप्शन सी है राजस्थान राज्य ने और ऑप्शन डी है ओडिशा राज्य ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की मेजबानी की थी उत्तर प्रदेश राज्य ने। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। ठीक है, तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से क्वेश्चन और बनता है और ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो मेरे भाई याद रखना, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष से। ठीक है, और मेरे भाई यहाँ पर देखिए एक प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। आप सभी को बताना है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना, क्योंकि ये प्रश्न इस बार एग्जाम के अंदर
पूछा जा सकता है। ठीक है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंह देव प्रथम ने। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, रोलेट एक्ट कानून को किस वर्ष पारित किया गया था। ऑप्शन ए वर्ष 1919 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1921 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1923 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1916 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि रोलेट एक्ट कानून को पारित किया गया था वर्ष 1919 में। ठीक है, तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी। मेरे भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। ठीक है, तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये, यानी कि 99 रुपये की फीस के अंदर आपको एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूँ, यदि मेरे भाई आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो लगभग सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर इसी मास्टर पीडीएफ सेट में से देखने को मिलेंगे। और इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा तो वो भी देख लीजिए। मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 11,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे जीके, जीएस, साइंस और करंट अफेयर्स के। ठीक है, इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के। ठीक है, और मेरे भाई इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 क्वेश्चन मिलेंगे किसके, इंग्लिश के। इस तरह से आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर फुल सॉल्यूशन के साथ में रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है और एग्जाम से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्यालय किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र राज्य में, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश राज्य में, ऑप्शन सी है उत्तराखंड राज्य में और ऑप्शन डी है
मध्य प्रदेश राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि बौद्ध गुफाओं के प्रसिद्ध कार्यालय महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से क्वेश्चन और बनता है और ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक मात्रा में वन क्षेत्र पाया जाता है। तो मेरे भाई याद रखना भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक मात्रा में वन क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है लोकमान्य तिलक। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो मेरे भाई आज के इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को आप लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से जिन भी अभ्यर्थियों के लगभग 15+ क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 9:15 बजे। ठीक है मेरे भाई।